नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, आपके भी, और मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी के साथ। कल हम लोगों ने बात करी थी कि किस प्रकार असदुद्दीन ओवैसी का जो फैक्टर है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो कंसिडर करना पड़ेगा, महाराष्ट्र में ही नहीं अन्य जगह पर भी, और स्पेशली महाराष्ट्र में जो मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं वहां पर ओवैसी फैक्टर बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। लेकिन वो तो बात की, वो तो पॉलिटिकल बात हो गई, राजनीतिक बात हो गई। यहां पर एक और बात आ रही है सामने, और वो है जो हम सबके लिए एक खतरे की घंटी होनी चाहिए, हम सबके लिए, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं, सभी मुंबई वासियों के लिए, सभी महाराष्ट्र के रहने वालों के लिए, सभी देशवासियों के लिए। आज आदरणीय सम्माननीय श्री परमवीर सिंह, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, पुलिस आयुक्त, आज के सर्विंग, मैं फिर ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं प्रदीप जी, यस बिल्कुल, आज के सर्विंग डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र होमगार्ड्स, महाराष्ट्र होमगार्ड्स के सर्विंग डायरेक्टर जनरल परमवीर सिंह जी ने अपनी स्टेटमेंट शुरू कर दी है सीबीआई के सामने। ये वही परमवीर सिंह साहब हैं जिनके खिलाफ 5 एफआईआर हैं, 5। उनके खिलाफ पुलिस कमिश्नर का डिक्लेरेशन भी है। उनको मिसिंग पर्संस में भी, मतलब ये कह दिया गया है कि ये एब्सकॉन्डर हैं, और वो आज भी सर्विंग है, आज भी सर्विंग डीजी होमगार्ड्स हैं परमवीर सिंह साहब। अब वो क्या स्टेटमेंट देंगे, किस किस का और नाम लेंगे, ये जो एंटिला कांड था उसमें आगे क्या राजनीतिक विस्फोट होने वाला है ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन भले जो भी हो, मेरा ये कहना है, और प्रदीप जी ये बात हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, बड़े अदब से, बड़े प्यार से, बड़े आदर से, सबका सम्मान रखते हुए मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, मुझे 39 साल हो गए पत्रकारिता में। 39 years I've been a journalist. I started my career in 1982 in Delhi, दिल्ली से। 1993 में मैं मुंबई आया द डेली का एडिटर बनके। उसके बाद इन मुंबई हो गया, उसके बाद सहारा हो गया, उसके बाद लेबन मेट्रो, अभी न्यूज नेशन, और ना जाने और कितने, और दिल्ली में तो मतलब अनगिनत। मैं केवल एक बार फिर दोहरा रहा हूं सबसे, महाराष्ट्र की एक परंपरा है, महाराष्ट्र की एक परंपरा रही है जहां पे यशवंतराव चव्हाण जैसे लोग चीफ मिनिस्टर थे, शरद पवार जी खुद चीफ मिनिस्टर थे, विलासराव देशमुख जी मुख्यमंत्री थे, शंकर राव चव्हाण जी मुख्यमंत्री थे। मेरा यह कहना है कि उस परंपरा को नष्ट भ्रष्ट ना होने दें। जितने भी राजनीतिज्ञ हैं एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को वही आदर प्रदान करते हुए जो कि एक राजनेता को दूसरे राजनेता को देना चाहिए, उसी तरह काम करें। आज की तारीख में जो राजनीति का स्तर है महाराष्ट्र में, मेरी समझ में बहुत गिर गया है, और ये हम सब लोगों के लिए खतरे की घंटी। प्रदीप जी। सर, द इलेक्टोरेट ऑफ मुंबई और महाराष्ट्र में अभी कंफ्यूज्ड है। आप पुलिस के आप देखोगे, जैसे परमवीर, द लेटेस्ट डेवलपमेंट, परमवीर सिंह आए हैं, वो किस प्रकार से, पहले यू हैव अ पुलिस कमिश्नर हु इज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द होम मिनिस्टर, दैट्स राइट। तो तभी सबका कहना था कि ये बीजेपी के टोइंग द बीजेपी लाइन, सरकार गिराने के लिए होम मिनिस्टर पे आरोप कर रहा है, और he is playing the towing the BJP line to destabilize the government. गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश परमवीर और सेंटर का डील हो गया है। एंड देन सडनली ही वेंट एब्सकॉन्डिंग, और फिर कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि परमवीर एक एफिडेविट फाइल कर दिया कोर्ट में कि हमको होम मिनिस्टर के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। तो ये ऑल कंफ्यूजिंग, और फिर अभी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर को आप अरेस्ट नहीं होगा। तो इसके पीछे भी अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फेवरेबल ऑर्डर होता है तो डेफिनेटली लोगों का जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है वो कहता है कि सेंटर के साथ कोई डील हो गया है, तो सेंटर से परमिशन मिला है कि आपको डिस्टर्ब। तो अभी परमवीर सिंह यहां पर है, और आज
क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स उनको ग्रिल करे थे. आई मीन एवरीथिंग सीम्स टू बी अ कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ. इलेक्टोरेट क्या देखे, क्या समझे? We're talking about governance. कौन सा governance? क्या हो रहा है? Is a unity of command? कौन सा unity of command है? होम मिनिस्टर आपके पुराने जेल में है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, पुलिस कमिश्नर फरार थे. Right now the police commissioner very honest and very upright officer, but he keeps out of loops, means वो अपने आप को क्लोज जेल में रखा है and doing a good job. But the point is a confused electorate. उनके सामने क्या है? And if you see politically how Mumbai is going to be affected. अब सबसे पहले BMC elections आ रहा है और BMC elections आने से पहले मराठा रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है. मराठा रिजर्वेशन कुछ दिनों पहले पंकजा मुंडे ने फिर ओबीसी रिजर्वेशन की मांग की है कि ओबीसी का क्या होने वाला है. ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में सरकार क्या सोच रहा है? अगेन दैट थिंग एंड ये सब हो रहा है. तो अभी ओवैसी इज कमिंग गोइंग टू क्रिएट अ स्टॉर्म सेइंग अबाउट मुस्लिम रिजर्वेशन. तो आज एक तरफ से if you ask me, BJP is the only party that know what's happening, and the central BJP knows exactly what is happening, because एक के बाद एक इश्यूज जो क्रिएट कर रहा है और क्वेश्चन कर रहा है. एसटी एजिटेशन हो गया, एसटी तो एक आंदोलन सब पूरा एक विचित्र आंदोलन का. एंड फ्रॉम एवरी सेगमेंट आई सेड ओबीसी इज देयर, मुस्लिम इज देयर, मराठा इज देयर, एसटी आंदोलन चल रहा है, कंफ्यूजन वेयर लॉ एंड ऑर्डर इज कंसर्न्ड, और इसके बीच में चुनाव भी है. तो आज के तारीख में बीजेपी हैज अ प्रॉपर एजेंडा, whereas rest of the parties don't know what is happening. That's right. Now over किसी here, को कुछ मालूम नहीं है क्या हो रहा है. and this is going to affect because यूपी इलेक्शंस में जो भी कदम बीजेपी उठाने वाला, the spillover effect is going to be in Mumbai BMC elections and everywhere else in the country. और बाकी हर जगह पे होगा. जहाँ तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, मुंबई हो गया, इसके अलावा बाकी टोटल 5 स्टेट्स में भी इलेक्शन है, गोवा हो गया. हर जगह पर उत्तर प्रदेश का प्रभाव हमें हर जगह पे पड़ेगा कि भाई किस तरीके से वहां पे कैंपेन चलेगी, क्या क्या वहां पे प्रोमिसेस दिए जाएंगे, क्या क्या वादे किए जाएंगे और कौन से वादे पूरे करने लायक हैं या नहीं है. आज की तारीख में जो वोटर है फिलहाल कंफ्यूज है, लेकिन हिंदुस्तान का वोटर जो है वो भी बहुत अक्लमंद है. मैंने बात परमवीर सिंह जी से इसलिए शुरू करी थी, वो इसलिए शुरू करती थी कि अचंभे की बात है प्रदीप जी कि एक पुलिस कमिश्नर जो आज भी सर्विंग आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ उन्हीं के स्टेट में उनके खिलाफ 5 एफआईआर हैं, उन्हीं की पुलिस. और लेटेस्ट चार्ज, एक जबरदस्त चार्ज है उनके ऊपर जी, टेररिस्ट कसाब के फोन उनके पास अभी भी पड़ा है, which should have been the property of the court. परमवीर सिंह, अभी इस चीज को सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा, but charge is there. That's right. Now over here, which means what? As the courts have said, all ministers must behave in a ministerial manner. बिल्कुल सर. What does the court say? It does not behove for a minister to behave like this. That's what the court has said. ये मैसेज सिर्फ एक मंत्री के लिए नहीं है, पूरी सरकार के लिए है, सबके लिए है कि भाई आप सरकार की तरह बिहेव करें. यू मस्ट हैव द डिग्निटी ऑफ गवर्नमेंट. और जो प्रदीप जी ने अभी बात कही, देयर हैज टू बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट. जो आपका कैबिनेट है उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. क्या होती है? वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. एक मंत्री ने अगर कह दिया तो मतलब पूरी सरकार ने कह दिया. ऐसा नहीं होता कि एक मंत्री कह रहा है और सरकार कह रही है कि भाई ये तो उनका व्यक्तिगत विचार है. ऐसा नहीं होता. एक बार अगर आप मंत्री हैं सरकार में, तो यानी जो आप बोल रहे हैं वो पूरी सरकार बोल रही है. और यही लागू होता है परमवीर सिंह जी के ऊपर भी. क्या लागू होता है कि आज तक आपको सस्पेंड नहीं किया गया एज डीजी होमगार्ड. आप होमगार्ड्स के डीजी हैं अभी तक, और आपके खिलाफ इतने सीरियस केस चल रहे हैं, इतने सीरियस चार्जेस चल रहे हैं, और एक केस में तो मर्डर हुआ है. बिल्कुल. वो हिरेन मनसुख का जो मर्डर हुआ है, उस केस में भी कहीं ना कहीं आपसे सवालात किए जाएंगे. अब मेरा ये कहना है कि सचिन वजे साहब जेल में हैं, प्रदीप शर्मा जी जेल में हैं, आदरणीय अनिल देशमुख जी हमारे बड़े अच्छे मित्र, मैं तो आज तक मानता हूं कि मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं. अब हो सकता है कि उन्होंने कोई गलती करी हो, नहीं हो सकता, हो भी सकता है कि ना हो, क्योंकि आज तक वो आरोपित व्यक्ति हैं. उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है. जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता किसी को दोषी नहीं माना जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. लेकिन पूर्व गृह मंत्री अभी जेल में हैं, सचिन वजे साहब जेल में हैं, प्रदीप शर्मा जी जेल में हैं, और परमवीर सिंह जो जेल में कोशिश थी मुंबई पुलिस की उनको जेल में डालने के लिए, उनको संरक्षण मिल गया है.
सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का। अब वो क्या आकर के कौन सा बम विस्फोट करेंगे ये किसी को मालूम नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, यहां पर अगर आप देखें बड़े ध्यान से कि टारगेट क्या है, अगर कोई सोचे तो, and here I am only speculating, let me tell you this again, I have no means of proving this. Of course we'll be able to prove it after it happens. After the event, certainly it will be very clear about what we are saying. The target seems to be the NCP. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो टारगेट है। कहने का मतलब ये हुआ, कांग्रेस को भूल गए हैं, शिवसेना इज अ सेकेंडरी टारगेट। मतलब एनसीपी को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश हो रही है, बार बार शिवसेना के लोगों को कुरेदना कि अपनी अंतरात्मा से पूछो कैसे लोगों के साथ बैठे हो। देखा गृह मंत्री जेल में है, देखा प्रदीप शर्मा जी जेल में हैं, तुमने देखा एंटिला के सामने विस्फोट रखे थे, वो क्या बम रखे हुए थे, विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी। ये सब चीजें जो हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं निशाना राष्ट्रवादी कांग्रेस है, लेकिन असली निशाना कौन है? असली निशाना शिवसेना है। शिवसेना के एक बड़े तबके को यह कहा जा रहा है तय कर लो किसके साथ रहना है। प्रदीप जी सर, एवरीथिंग आई थिंक द बीजेपी का टोटल एक आइडियोलॉजी इस प्रकार से है, क्रिएट कियोस इन द गवर्नमेंट, क्रिएट टोटल कियोस, और दे हैव बीन एबल टू क्रिएट कियोस, सब जगह कियोस। जैसे हमने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर कियोस, we had such a fine DGP Sanjay Pandey, एक जमाने में जब we have been seeing him when he was the DCP, Deputy Commissioner of Police from Bandra, एक very spirited, very upright, very chivalrous, I mean कैसे ऑफिसर था वो, और आज DGP बनने के बाद you know, and his name is not even shortlisted by the way, he is interim DG, और जिस प्रकार से परमानेंट DGs के जो 5 नाम गए हैं उसमें उनका नाम नहीं है। और what it reflects is that एक लीडरशिप क्राइसिस है, एक लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप क्राइसिस होने की वजह से there seems to be total disarray in the entire administration of services. So nobody knows what's going to happen. Everybody is reporting to multiple chain of commands, yes, and every chain of command is confusing. You got an MV alliance with 3 parties, and 3 parties trying to dominate law and order, administration, and everything. Though इसलिए total confusion, chaos already developed चुका। What they are highlighting right now is Home Minister inside, the former commissioner being investigated, and a dozen police officers in jail, another dozen suspended, and आप देखोगे पूरे आधा पुलिस डिपार्टमेंट पे इंक्वायरी चल रहा है एक ही बात। very senior crime branch officers who have been very exceptional meritorious service जिनके पास है, they've got performance medals, yes, they are in custody, they are under investigation, they are under, yes, half are arrested, half are investigated। तो एक माहौल उसे, and this is law and order जो बोला, administration chaos, देखिए political chaos, you got the ST आंदोलन जबरदस्त चल रहा है, and there is no end to it। आजाद मैदान में लोग अभी भी ST and state transport is a very fundamental, it's like an artery of the entire state, that is totally paralyzed। People can't move around freely from one place to the other where the chief movement of services are concerned। ST दूसरे आंदोलन अब आ रहा है मुस्लिम रिजर्वेशंस के, उसके पीछे ओबीसी रिजर्वेशन, उसके पीछे मराठा रिजर्वेशन, ये सब प्लान्ड तरीके से दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक पूरा कंप्लीट होने वाला है। what you're witnessing is a total chaos where Mumbai is concerned। You have dharna, morcha, andolan, pradarshan, everything happening। You have a leadership that is looking as to what is going to happen, and there seems to be a chaos within the leadership as to who's going to take decisions। Unfortunately, the CM has been taking beautiful decisions where housing and other things are concerned। I know he's not well. He's not well, but there are some very good decisions they have taken to promote trade, commerce, और इस चीज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने अच्छा कदम उठाए। बट जो अभी जो the web that has been created by BJP to take over the BMC and later on the state, or to probably destabilize the government, as one of the biggest factors is going to be Hindutva। Where is Shiv Sena going to stand where Hindutva is concerned? So आज मुंबई में, as we saw, if you see the demographics, 67% Hindus, and that is what exactly BJP is targeting। 67% Hindus, 18 to 20% Muslims, फिर Buddhist 4%, you got Christians around 3 to 4%, and Jains। तो आप
67 to 68% Hindus को आप टारगेट कर रहे हो. Now Shiv Sena will have to say where they stand, where Hinduism is concerned, where Hindutva is concerned, and these things are going to materialize. You've got just 2-3 months before the BMC elections, and BMC elections is going to show the pointer towards what is going to happen in the few coming months or in the coming 2 or 3 years, exactly which direction the state of Maharashtra is going. So आज के तारीख में Uddhav Thackeray will have to come out as the CM that he always does. He has to show his brave front. He has to take the administration right into his hands and say everything is perfectly right here. We are going to tackle all these issues that is going to come out, preempt what is happening. So which preempt means exactly the intelligence unke so which means unity of command. Yes. So which means what Pradeep ji is essentially saying is that Mr. Uddhav Thackeray will have to take the leadership bull by the horns. Exactly. And he'll have That's to, what. because this crisis or this series of crises is actually an opportunity for If him. we can see as political observers, अगर हम देख सकते हैं कि 4-5 आंदोलन एक के बाद And crisis. एक महीने crisis are going to be come up. You have got one ST आंदोलन अब तक खत्म नहीं हो गया, which they should have solved it long back. They have not been able to solve that, and you got already things. OAC storm coming on 11th of December. After that, Mrs. Munde, Pankaja Munde saying that OBC reservations का कुछ किया नहीं, सरकार को कुछ करना पड़ेगा. उसके बाद मराठा रिजर्वेशन. यानी आपको chaos, and then you got, as you said, no unity of command. ये आपके forces administration किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक मुख्यमंत्री जी का प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बड़ा अवसर है. ये बहुत बड़ा अवसर भी है. क्राइसिस है, मानते हैं, लेकिन हर मुश्किल में एक बहुत बड़ा अवसर छुपा होता है. और वो अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में उद्धव ठाकरे जी के पास है. राइट नाउ, जस्ट लाइक व्हाट ही डिड इन कोविड, जस्ट लाइक व्हाट ही डिड टू टैकल कोविड, Mr. Uddhav Thackeray can also turn this around. Exactly. He can just solve the ST strike, state transport strike immediately. He can tackle the Muslim reservation bull by the horns. He can take the Maratha reservation business, where the courts, by the way, have so far ruled very, very clearly that as far as they are concerned, it is legally not viable to grant reservation to the Marathas. But as far as the Muslim reservation is concerned, over here, we need clarity, not just from the state government, but even from the central government. Because do remember, the report on Muslim reservations has been laid on the table of the House. It was laid on the table of the House in 2013. 2013 में, माफ कीजिएगा, 2012 में पार्लियामेंट में मुस्लिम रिजर्वेशंस की जो रिपोर्ट है, वो that was laid on the table of the House with the principal agreement that it will be implemented. उसके बाद मोदी जी की सरकार आ गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, बट दैट रिपोर्ट हैज स्टिल नॉट बीन रिजेक्टेड. कहने का मतलब ये हुआ कि जब ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी 11 दिसंबर को यहां पर रैली करेंगे, अगर उनको परमिशन मिलती है, बशर्ते कि उनको परमिशन मिलती है, वो 2 चीजें कोट करने वाले हैं. नंबर 1, पार्लियामेंट की रिपोर्ट. नंबर 2, बॉम्बे हाई कोर्ट की डायरेक्शन. क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट की डायरेक्शन में यह है कि 50 तबके हैं मुसलमानों में जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है. उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार का क्या रवैया होता है, दैट विल डिटरमिन, वो निर्णायक होगा कि आगे ये महाविकास अघाड़ी जो है वो सर्वाइव करती है कि नहीं. बिकॉज लेट्स बी वेरी क्लियर, वेयर एज द शिवसेना कैन इजीली टर्न अराउंड एंड से वी आर नॉट कंसर्न्ड, the Congress and the NCP cannot say that. Congress or NCP, दोनों parties, they are dependent on minority votes, they are dependent on minority support. तो आज की तारीख में ना ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ना ही कांग्रेस पार्टी ये कह सकती हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे. जिस दिन उन्होंने ये कहा, सारा मुस्लिम वोट ओवैसी के पास जाता है. नंबर 2, पंकजा मुंडे जी ने जो कहा कि जहां तक ओबीसी आरक्षण का प्रश्न है, स्पेशली आदिवासी और वनवासी आरक्षण का प्रश्न है, उसके बारे में ये सरकार क्या कर रही है, उसके ऊपर एक और बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला ही है. और जहां तक मराठा आरक्षण का प्रश्न है, मराठा आरक्षण तो आप प्रॉमिस कर चुके हैं. जहां तक मराठा आरक्षण का प्रश्न है, पिछली सरकार ने भी और इस सरकार ने भी सबने अपनी सहमति दे दी है मराठा आरक्षण को लेकर के. अब कोर्ट के सामने वो किस प्रकार जाएंगे, कौन सा नया कानून लाएंगे, किस प्रकार केंद्र के साथ ये बातचीत करेंगे,
इसमें एक बहुत बड़ी समस्या छिपी है, लेकिन इस समस्या में एक सोल्यूशन भी है, और वो क्या सोल्यूशन है, वो उद्धव ठाकरे जी को निकालना पड़ेगा। क्योंकि अब सिर्फ वायदों से काम नहीं चलेगा। जहां तक मराठा आरक्षण का प्रश्न है, जहां तक मराठा आंदोलन का प्रश्न है, अगर मराठा आंदोलन में ये बात सामने आ गई कि सिर्फ मुंह जबानी खर्च हो रहा है, तो जो भी सरकार है, जो भी अभी सत्ता में है, उसकी खैर नहीं। याद रख लीजिए। Now here they will really have to walk the talk, especially where Maratha reservations are concerned. Pradeep, Sir, where BMC is concerned, what I find is Uddhav Thackeray ji, the CM, will play his cards fantastically. Because I don't think much effect is going to happen about Muslim reservations, OBC reservations. As you said, Shiv Sena se is cheez ka. Shiv Sena is concentrating on the 67% also Hindutva word, out of which 42% are Marathi speaking population. 42% Marathi speaking population, which by and large ordinarily has to come to the Shiv Sena, who is they believe. But last time BJP had made quantitative inroads into the 67% of Hindutva votes, and they were very closely tied from 84 and 82. So now how BJP operates, and secondly BJP ने अपने फोल्ड पे बहुत सारे कोर नॉन बीजेपी लीडर्स को साथ में रखे हैं, जैसे नारायण राणे आ गए हैं, he is being made a minister, he is going to affect a lot of Konkanis, Konkan oriented votes from there. You got giving MLC positions to one Uttar Bharati leader from Mumbai, Rajhan Singh. So this might get Kripa Shankar Singh. Now you see the core coterie of Mr. Devendra Fadnavis consists of non-BJP लीडर्स, जो कोर कोठरी है उनके नॉन बीजेपी लीडर्स जो साथ में बीजेपी ज्वाइन किए। अब ये नॉन बीजेपी लीडर्स हु आर क्लोज कोठरी ऑफ देवेंद्र फडणवीस, how are they going to create impact in the BMC elections? This is what we've seen, because last time 82 seats it has come just because of Mr. Modi and Amit Shah, which जो भी प्लान है, जो सच्चाई है, उसको सामने रखना पड़ेगा with no contribution from इसका उल्टा इफेक्ट होता है। no, आज के तारीख में यही तकलीफ है। अभी there is a disgruntled elements within the BJP. That's the right. traditional BJP votes को ये लगता है कि आज मिस्टर फडणवीस के कोठरी में जो लोग हैं, they are not the reason for the BJP's rise in Maharashtra. That's right. They have joined the bandwagon after the BJP became a power. Yes. So how are they? Why is the BJP alienating its traditional vote bank? Now is that going to affect the BMC election? अगर वो effect होता है BMC election में 67%, but I think one Mr. Modi steps in. एक बार मिस्टर मोदी आ जाता है तो ये 60% पोलराइजेशन किस प्रकार से होता, जैसे हमने देखा कि नवाब मलिक का रोज के रोज, ही वाज अ गुड मिनिस्टर, रिटोरिक्स को एकदम अच्छा फुल प्रूफ तरीके से उसामुद्दीन ओवैसी जी आने के बाद ये पूरे पिक्चर चेंज हो गए कि बिकॉज उनका कहना था कि माइनॉरिटी मिनिस्टर का काम है अपने मुस्लिम रिजर्वेशंस के बारे में बात करना, अपने वकाफ वाली प्रॉपर्टीज को सेफगार्ड करना, और जितने मुस्लिम अगर 14% ऑफ पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन अगर 1% भी नहीं है, IAS, IPS, IRS जो सिविल सर्विसेज में है, that is where the minority minister. Now what I'm saying, the entire equations are changing by a very well planned out, thought out strategy by the BJP central लेकिन leadership. प्रदीप जी जो आपने अभी बात कही है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत ये बात क्या है कि जो बाहर से नेता आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक वर्कर है, जो बेचारा कार्यकर्ता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है भारतीय जनसंघ में और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आया है भारतीय जनता पार्टी में, और वो क्या देखता है, कृपा शंकर सिंह, राजहंस सिंह और ना जाने कितने और लोग, बाकी सब लोग जो हैं, इंक्लूडिंग आवर डियर फ्रेंड एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड फ्रेंड मिस्टर नारायण राणे, ये सब लोग आकर के उसके सर पे बैठे। उनका भाई हम लोगों का क्या, हम लोगों ने अपनी सारी जिंदगी बिता दी संघ की सेवा में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सेवा में, और आज ये लोग आकर के आपने हमारे सर पे बिठा दिए। So the most pertinent क्या question इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब जहां तक एक मिनट, जहां तक मैं बीजेपी को जानता हूं, जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी पार्टी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। वो काम करेगा, भले आधे दिल से काम कर रहा हो, भले नाराज होकर काम कर रहा हो, लेकिन काम जरूर करेगा। और जैसा प्रदीप जी ने कहा, मोदी जी के आने के बाद एक बार नरेंद्र मोदी की यहां पे सभाएं शुरू हो गई मुंबई में और महाराष्ट्र में, उसके बाद
भले आप एक राजहंस सिंह को लाइए या 10 कृपाशंकर सिंह को लेकर के आइए, जितनी भी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वर्कर्स में, वो सब की सब खत्म हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है, जिस रणनीति के साथ चल रही है, मुझे तो वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली सर, जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है और जो ट्रेडिशनल बीजेपी वर्कर्स है, उनका कहना है कि वन थिंग दैट पॉइंट्स, एक पॉइंटर, एक ही क्वेश्चन है कि ये जो नॉन बीजेपी लीडर्स बीजेपी में आए हैं, have they contributed to the rise of BJP? That's right. The point is no. They have not. They have not. The entire rise of BJP, we had a fantastic leadership. Mahajan Munde, even when Mahajan Munde was at peak, Yes. Atalji, Advani ji, Mahajan Munde, BJP never enjoyed this kind of success, which has come under the leadership of Narendra Modi. And entire jump, the quantum jump of BJP, the entire vote bank and the vote BJP, the rank and file believes is because of Modi. आप किसी को लाओ नहीं लाओ, आप लोकल बीजेपी को इंट्यूस करते हैं, उनको पोस्ट देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, तो भी ये आपका ट्रेडिशनल बैंक सिर्फ मोदी जी के नाम पे ही वोट मिल रहा है। और दैट विल ओनली, आई मीन द एडिशन, व्हाट दे बिलीव इज, जितने लोग आए हैं सब हारे हुए जी। They are lost in their own constituencies, most of them. They are not won it. So what they are just adding value to themselves. They are not adding value to the BJP. But this is what Mr. Devendra Fadnavis will have to answer in the coming years. I think the center is also seeing what is happening. That's why they have promoted Vinod Taude as a general secretary, national general secretary. और जितने परिवर्तन वो कर रहे हैं, पंकजा मुंडे को उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बना दिया। हर चीज आप देखोगे, they are probably getting tired of the free hand that given to Mr. Devendra Fadnavis. और देवेंद्र फडणवीस जी को ये बात जरूर इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार काम नहीं चलता है। देवेंद्र फडणवीस जी ने जरूर बातचीत की होगी, मतलब जरूर उन्होंने जो भी परमिशन लेनी थी सबकी स्वीकृति ली होगी, उसके बाद ही जो भी काम किया सो किया। जहां तक कि कृपाशंकर सिंह जी का सवाल है, उन्होंने तो अपनी तस्वीर भी मतलब पोस्ट करी थी नरेंद्र मोदी जी के साथ कि जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन what is the value that they are bringing into the BJP? Are they going to be a weight on the BJP or are they really going to work for the BJP? जैसे राजन सिंह जी का सवाल है, आज इनको एमएलसी बना दिया। अब बहुत लोग उम्मीद लेकर के बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के ट्रेडिशनल वर्कर और नेतागण कि उनको एमएलसी बनाया जाएगा, उनको आपने एमएलसी नहीं बनाया, राजहंस सिंह जी को बना दिया। अब मेरा ये कहना है, उनको आप कैसे मनाओगे? क्योंकि आखिरकार आपको मनाना तो पड़ेगा ही। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के आने से हो सकता है कि आप चुनाव जीत जाएं, हो सकता है कि बाकी सब चीजें आपके फेवर में, आपके पक्ष में आ जाएं, लेकिन आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, नरेंद्र मोदी जी की वजह से जरूर जीती है, अमित शाह जी की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की वजह से जरूर जीती है, लेकिन इस क्रिटिकल मास तक लाने के लिए जहां पे नरेंद्र मोदी जैसा नेता उसका एडवांटेज ले सका और भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा कर दिया, उसके लिए आपका जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वर्कर था उसने मेहनत करी है। जब तक आप उसको संतुष्ट नहीं रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी एक दिन वही क्राइसिस फेस करेगी जो आज कांग्रेस के सामने है। अब नहीं, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जब मर्जी। और भारतीय जनता पार्टी यानी आरएसएस की जो प्लानिंग होती है अगले 20-25 साल के लिए होती है। मैं जरूर मानता हूं कि नागपुर में इसकी जरूर प्लानिंग हो रही होगी, जरूर इसकी इंट्रोस्पेक्शन हो रही होगी, जरूर इस पर स्ट्रैटेजी बन रही होगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का भी हाल कांग्रेस का नहीं होना चाहिए। फिलहाल आज के शो में सिर्फ इतना ही। नेशन नाउ देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी यानी प्रदीप नंबियार जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर नमस्कार।